गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी पॉइंट चैनल पर क्लास 9th की ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विषय इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट इंग्लिश की जो रीड होती है वो होती है टेंस। बिना टेंस ज्ञान के हम इंग्लिश विषय में कोई भी ग्रामर का टॉपिक हल नहीं कर सकते, ना ही प्रॉपरली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो बुक के होते हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये धुरी है, रीड है अंग्रेजी की, तो हम टेंस से स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय, इसका दूसरा साइनेम्स है। समय इसका दूसरा पर्यायवाची है। तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? काल या समय। प्रमुख तौर पर अंग्रेजी में टेंस को यानी कि समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, अभी से लिखेगा नहीं कोई, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो आपने कक्षा 6-7 में टेंस पढ़े होंगे, और शायद मैं ये सोचता हूँ कि पिछले साल तो आपको 8वीं में टेंस के लिए टाइम ही नहीं मिला होगा क्योंकि अपनी शॉर्ट क्लास चली थी। तो अब आपको टेंस के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं और किस प्रकार से हम इंग्लिश के वाक्यों को पहचानते हैं कि ये किस टेंस का है। तो अब अभी आप हेडिंग डालेंगे टेंस, केवल यहाँ हेडिंग डालेंगे टेंस, उसके सामने हिंदी लिखेंगे काल या समय। हेडिंग डालेंगे टेंस, उसके सामने उसकी हिंदी लिखेंगे काल या समय। केवल इतना ही लिखना है, हेडिंग डालनी है। नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिया सभी ने? क्या लिखा? अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उसके नीचे लिखेंगे
प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। लिख लें, नोट कर लें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नोट कर लें सभी। सबने नोट कर लिया होगा शायद। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। वर्तमान काल का मतलब आप जानते हो क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है, जो कार्य अभी आप कर रहे हो, वो वर्तमान काल में आता है। भूतकाल यानी कि जो कार्य आपने कल तक किया वो भूतकाल में आता है। यानी कि जो हो चुका है पहले, आज से पहले, वो गया भूतकाल में। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, जो समय आने वाला है वो भविष्यकाल में आता है। यानी कि जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल, जो समय निकल गया वो भूतकाल, और जो समय आने वाला है वो भविष्यकाल की कैटेगरी में आता है। तो टेंस कितने प्रकार के हुए बेटा? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। तीनों की हिंदी नोट कर लें सामने ही। तीनों की हिंदी नोट करें। हाँ, नोट आपने कर ली होगी शायद हिंदी। प्रमुखतया टेंस 3 प्रकार की: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान काल की 4 कैटेगरी हैं, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है वर्तमान काल को। ऐसे ही भूतकाल को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से भविष्यकाल को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रमुख रूप से टेंस 3 प्रकार के हैं, समय 3 प्रकार का है, लेकिन तीनों प्रकार के 4-4 भाग हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। यानी कि प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 भाग हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। तो आपने लिख लिया, इसके नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। इन तीनों टेंसों की इन तीनों टेंसों की 4-4 फॉर्म होती हैं। 4-4 फॉर्म होती हैं।
जो निम्न प्रकार से हैं। नीचे की लाइन से आपने लिखना शुरू किया होगा और आपने क्या लिखा, इन तीनों टेंसों की चार चार फॉर्म होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब आपने ये लाइन लिख ली, तो अब जो चार फॉर्म हैं उनको लिखेंगे उसके नीचे की लाइन में। पहली इंडेफिनिट, दूसरी नोट करते जाएं कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों को नोट कर लें, नोट करें चारों को। चारों को नोट कर लें, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीनिंग का ध्यान रखें। INDEFINIT इंडेफिनिट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, PRFECT परफेक्ट, देख लें एक बार, PRFECT परफेक्ट, CONTINUOUS परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इन तीनों टेंसों की ये चार चार फॉर्म है तीनों की। तो प्रेजेंट के साथ जब चारों को जोड़ेंगे तो आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार हो गए। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार ये हुए, यानी कि टोटल 8 हो गए। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल अब हो गए ये 12। तो प्रमुख रूप से समय या टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल ये होते हैं 12 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। तो सबसे पहला जो टेंस है, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो मैं अब मिटाता हूं इनको। आप सबसे पहले टेंस की हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट INDEFINIT, मीनिंग भी ध्यान रखें। इंडेफिनिट की मीनिंग है INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग ही डालने हैं इसको ऊपर और अंडरलाइन कर दें।
तरह से हेडिंग डालें, हेडिंग डाल के अंडरलाइन करें और अब नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखना है हमें सबसे पहले पहचान, पहचान। पहचान लिखेंगे, लिखना शुरू करें। जिन हिंदी वाक्यों के जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है, कॉमा लगाते जाएं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से लिखेंगे। शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एच बी, चाहे तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस तरह से लगाएंगे, चाहे ये लिखा है तो इसके सामने, ये लिखा है तो इसके सामने। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज तथा डू हैं, इसी तरह से लिखना है। इसी टाइप से लिखना है आपको। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डज तथा डू हैं, इसी में आगे लिखते जाएं। एक वचन कर्ता लिखें, एक वचन कर्ता इसके आगे कोष्टक में लिखेंगे ही, सी, इट, नेम। एक वचन कर्ता कोष्टक में लिखेंगे ही, सी, इट, नेम, कोष्टक में लिखना है। कोष्टक बंद कर देंगे इसी प्रकार से। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। किसका? डज का, डज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे इसी में, तथा बहुवचन कर्ता,
बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के आगे कोष्टक में लिखेंगे आई वी यू दे। बहुवचन कर्ता के साथ, इससे आगे लिखेंगे, यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे, इसको लिख लें पहले। बहुवचन कर्ता आगे कोष्टक में आई वी यू दे कोष्टक बंद के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया होगा आपने। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे पहचान हो गई, सहायक्रिया हो गई, प्रयोग कहाँ करना है ये भी हमने लिखा दिया। एक लाइन छोड़कर लिखना स्टार्ट करेंगे। इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तथा साधारण वाक्यों में देखें, तथा साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ एम बी फर्स्ट में एस या ई एस, इस प्रकार से लिखना है। एम बी फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं। साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ एम बी फर्स्ट में एस या ई एस लगाते हैं। और बहुवचनकर्ता के साथ एम बी फर्स्ट इस तरह से एम बी फर्स्ट
का प्रयोग किया जाता है। एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लिया होगा आपने। अब अभी हमने आपको बताया कि एक वचनकर्ता के साथ एम बी फर्स्ट में एस या ईएस लगाते हैं। किसमें? एम बी फर्स्ट में, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। तो प्रश्न ये उठता है कि एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। तो सिंपल सी बात है, नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, जिन क्रियाओं के अंत में, अच्छा आप लिख ही लें, नोट डाल लें एक एनओटी, और इस तरह से लिखना स्टार्ट करें। नोट डालें, पहले ये नोट लिखें। लिख लिया? अब लिखें जिन क्रियाओं के अंत में, लिखना ही ठीक रहेगा, जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आदि अक्षर हों, आदि अक्षर हों, तो उनके पीछे ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं नीचे, को, इसमें क्या आ रहा है बेटा? ओ, तो यहां पे क्या लगेगा? गोज। जैसे पुश, इसमें क्या लगेगा? एस। एग्जाम्पल लिख लो। अब ये एग्जाम्पल हो गए आपके, नीचे की लाइन से स्टार्ट करें। और जिन क्रियाओं के अंत में और जिन क्रियाओं के अंत में, लिख रहे हैं ना सभी? और जिन क्रियाओं के अंत में के बाद लिखना है, और जिन क्रियाओं के अंत में ये अक्षर नहीं हो, ये अक्षर नहीं हो, तो केवल एस लगाते हैं। तो केवल एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, एट, इनमें से कोई भी अक्षर नहीं है, एस लगेगा। ड्रिंक,
कोई भी अक्षर नहीं है, एस लगेगा। बस 2 ही एग्जाम्पल बहुत हैं, नोट कर लें। अच्छा, नोट आपने कर लिया होगा। अब देखो बहुत सी क्रियाएं हैं, जैसे अब लिखना नहीं है आपको, वास, WASH, आप जानते हो वास माने क्या होता है, धोना। SH है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ आती है तो वास एज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हमने लिखा उसको हम एक बार रिवर्स करते हैं। तो सबसे पहला टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया और उसको हमने समझा और लिखा। सबसे पहले हमने पहचान लिखी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द होते हैं वो कौन सा टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे हमने लिखा कि इस टेंस की सहायक क्रिया डज तथा डू हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का। एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों हमने आपको कोष्टक में लिखा है, आप देख लें अपनी नोटबुक में। फिर हमने आपको लिखाया कि भाई इस टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं लगती है और सभी प्रकार के वाक्यों में लगती है, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव इन नेगेटिव हो, मतलब केवल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हिंदी में साधारण कहते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी प्रकार की वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन केवल अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब के एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में केवल S लगता है। फिर हमने नोट के रूप में आपको डिटेल वाइज लिखा दिया कि जिन क्रियाओं के अंत में, अपनी नोटबुक में देखें मैंने लिखा है, जिन क्रियाओं के अंत में S, SS, SH, CH, X, O आदि अक्षर हों तो उनके पीछे हम ES लगाते हैं और यदि ये अक्षर ना हो तो केवल S लगाते हैं। और मैंने दोनों के आपको एग्जाम्पल भी लिखा है, तो अपना पूरा मैटर क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे तो शायद आप जानते होंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं बेटा साधारण, और सेंटेंस का मतलब आप जानते हो वाक्य, तो क्या हो गया, साधारण वाक्य। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं साधारण वाक्य, और जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो अंग्रेजी में लिख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अब हम लिखेंगे, सब्जेक्ट MB यानी कि मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ETC। अब आप ध्यान से समझे मेरी बात को, नोट भले ही बाद में कर लेना। देखो आपको दिखाई दे रहा हो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं भी, वो हमने आपको पहले ही लिखा दिया कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है। और ये भी हमने, अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर MB आएगी, तो हमने एक बात और आपको लिखाई कि यदि हमारा सब्जेक्ट, यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम
उसमें मेन वर्ब लगाते समय मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, एस या ईएस, और एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे ये भी हमने आपको लिखा दिया। और यदि वो बहुवचन है तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो पहले इसको नोट करें फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। नोट करें फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। वह होटल में खाना खाता है। रेगुलर चल रही है ना, लाइट और चली गई बीच में। रेगुलर है। वह होटल में खाना खाता है। और अभी से आपको नोट नहीं करना है, मैं कहूं तभी आप नोट करेंगे। दूसरा एग्जांपल में लिख रहा हूं, वे बस द्वारा विद्यालय जाते हैं। दोनों ही साधारण वाक्य हैं, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल, यानी कि ये एक वचन है और ये बहुवचन। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब हम इन दोनों को बनाएंगे। पहले देखें आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है खाता है, वह पुल्लिंग है, ही आएगा। एम भी लिखनी है, खाता है ईट। लेकिन ये एक वचन करता है और मैंने आपको बताया कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एस। ही ईट्स, ऑब्जेक्ट है फूड, ईटीसी में बच गया होटल में, इन दी होटल। ही ईट्स फूड इन दी होटल। ये बहुवचन करता है। दे मेन वर्ब है, जाते हैं, जाने की है गो, क्या है गो। अब इसमें हम ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे। अगर ये एक वचन करता होता तो इसमें ईएस लगता, लेकिन ये बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो दे गो, गति के लिए प्रोपोजिशन टू, ऑब्जेक्ट है स्कूल, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। ईटीसी में क्या बच गया, बस द्वारा, बस द्वारा। तो बाई बस। ध्यान दें फिर से, फॉर्मूला यही है अफर्मेटिव का, वो मैंने आपको डिटेल लिखा दी कि एक वचन में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है और बहुवचन में मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अलग अलग सूत्र नहीं लिखा है, एक ही लिखा दिया। हमें पता है कि मेन वर्ब आनी है, तो सिंगुलर में कैसे मेन वर्ब आएगी और प्लूरल में कैसे मेन वर्ब आएगी। सिंगुलर में
एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ईएस, और प्लूरल में यानी कि बहुवचन में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप इसको नोट कर लें। नोट कर लें इन्हें। अच्छा, तो सबने नोट कर लिया होगा। और आज पहला दिन है, हमने बहुत स्लो पढ़ाया, धीरे धीरे आपको समझाया। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।